हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस और परीक्षा योजना के बारे में बताया था। आज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, जो कि है आधुनिक विश्व का इतिहास। कार्य योजना, परीक्षा की योजना दोनों ही पेपर में सेम है। इसमें भी 10 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, उसके बाद 5 शॉर्ट आंसर जो कि 200 शब्दों के हैं वो प्रश्न आएंगे, और 3 प्रश्न विवरणात्मक आएंगे। तो परीक्षा योजना दोनों में सेम है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या सिलेबस है। आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 1453 से 1950 ईस्वी तक का इतिहास इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें भी 5 यूनिट होंगी। अब देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है इसकी वो है पुनर्जागरण। जैसे कि पुनर्जागरण, जिसका इंग्लिश वर्जन है रेनेसा। अभी आप भारत के पुनर्जागरण के बारे में तो जानते होंगे कि भारत में पुनर्जागरण हुआ, किस प्रकार हुआ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूरोप के पुनर्जागरण के बारे में, और इसमें पुनर्जागरण का अर्थ कि किस प्रकार पुनर्जागरण हुआ, जो प्रारंभ में विकृतियां आ गई थी उन्हें कैसे दूर किया गया, कैसे लोग पुनः जागृत हुए, उसके कारण क्या थे, कला एवं साहित्य का विकास कैसे हुआ, और कि ये पुनर्जागरण का सबसे पहले प्रभाव इटली में ही क्यों हुआ। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। दूसरा आता है वाणिज्यवाद एवं वाणिज्य क्रांति, कि पुनर्जागरण जब हुआ और यूरोप के देश अन्य पूर्वी देशों के संपर्क में आए, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, तो इन सब चीज़ों की जानकारी वाणिज्यवाद एवं वाणिज्य क्रांति में पढ़ेंगे। धर्म सुधार एवं प्रतिवादी सुधार आंदोलन। अब कि क्योंकि पुनर्जागरण हो चुका था, लोगों की सोच विकसित हो गई थी, मानव स्वतंत्र हो गया था, वो लोक के बारे में न सोचकर स्वयं के बारे में सोचने लगा था। धर्म में जो कुरीतियां थी वो उन्हें दूर करने का प्रयास करने लगा था। चर्च के बारे में उसे जानकारी प्राप्त हो गई थी। ये सब धर्म सुधार एवं प्रतिवादी सुधार आंदोलन में पढ़ेंगे। तत्पश्चात आपका चैप्टर आता है उपनिवेशवाद का प्रारंभ, कि कैसे यूरोप के जो देश थे वो एशिया और अन्य पूर्वी देशों में अपने उपनिवेशों का विस्तार करने लगे। फिर आएगा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, कारण और परिणाम, कि अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध लड़ा गया उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम। तो ये इतने चैप्टर से आपका ये यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में इसमें से आपके कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। औद्योगिक क्रांति, कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, क्या कारण थे और उसका परिणाम कैसा था, कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व यूरोप में किस प्रकार लोग अपना कार्य करा करते थे, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति के बाद देखते हैं हम फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 में हुई। ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है। इसमें कि किस प्रकार लुई 14 से लेकर लुई 16, उसके बाद किस प्रकार लोगों ने परिवर्तन की बात सोची, किस प्रकार फ्रांस के बुद्धिजीवी वर्ग में रूसो, मॉन्टेग्यू, इन लोगों ने लोगों को बौद्धिक रूप से जागृत किया, स्टेट्स जनरल की मीटिंग, रॉबेस्पियर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणामों में पढ़ेंगे। फिर कि फ्रांस की क्रांति के पश्चात कैसे फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, और नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का शासक बनने के पश्चात किस प्रकार की विजय करी और कैसे अपने शासन में सुधार किए।
ये आपकी हो गई 2 यूनिट। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1815 में। उसके बाद मेटरनिक व्यवस्था, यूरोप की कंसर्ट ऑफ यूरोप, ये सारी चीजें यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में पढ़ेंगे। तत्पश्चात कि एक क्रांति तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, लेकिन अब 1848 में दोबारा फ्रांस में क्रांति हुई, लेकिन इस समय फ्रांस की क्रांति का स्वरूप पहले से काफी परिवर्तित था, और इस क्रांति का परिणाम न केवल फ्रांस बल्कि आसपास के देशों पर भी क्या हुआ, ये सब चीज देखेंगे। इसके पश्चात इटली और जर्मनी का एकीकरण, कि किस प्रकार इटली के लोगों ने एकीकरण के लिए प्रयास किया, और कैबूर, मेजनी, गैरिबाल्डी, इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जर्मनी का एकीकरण जो था उसमें बिस्मार्क जो था वो बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति, इन सब चीजों का अध्ययन करते हुए हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। इसके बाद कि यूरोप में पूर्वी समस्या, और पूर्वी समस्या में भी क्रीमिया का युद्ध और बर्लिन समझौता, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी काफी पूछ लिया जाता है, तो इस चैप्टर का भी हम गंभीरता से अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी हो गई 3 यूनिट। अब आती है आपकी 4th यूनिट कि एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद किस प्रकार फैला, और उसके क्या कारण और परिणाम थे। कैसे यूरोपीय शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का विस्तार किया। फिर प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, और उस विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ। इसके बाद बोल्शेविक क्रांति के कारण और परिणाम। रूस की जो क्रांति थी उसमें 1905 और 17 की क्रांतियां जो थी, इनका अध्ययन करेंगे, इनका क्या परिणाम हुआ और संपूर्ण विश्व को इन्होंने कैसे प्रभावित किया। तत्पश्चात वर्साई समझौता, और यूनिट 4 का एक जो अन्य इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो फांसीवाद और नाजीवाद के उदय के कारण। आपने मुसोलिनी और हिटलर का नाम सुना होगा, इन्होंने कैसे फांसीवाद और नाजीवाद का प्रारंभ इनके समय में हुआ, और इनके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, ये आपकी यूनिट 4 में आएगा। लास्ट यूनिट जो है वो राष्ट्रसंघ, कि किस प्रकार राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ, उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी उपलब्धियां क्या रहीं, और राष्ट्रसंघ क्यों असफल हुआ। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक रहा, उसके क्या कारण और परिणाम थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे उसका संगठन हुआ, और संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या क्या उपलब्धियां रही, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपका जो यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर होगा वो होगा आधुनिक चीन, जापान और टर्की का आविर्भाव, मतलब आविर्भाव, उदय, कि आधुनिक चीन, जापान और टर्की का उदय किस प्रकार हुआ। ये सब आपका आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, और आगे चलकर आप ये देखेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट ईयर में आधुनिक विश्व का इतिहास है, आगे चलकर ये यूरोप के इतिहास में जब पढ़ेंगे आप आगे की क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स आपको उसमें मिलेंगे। तो ये एक विश्व के इतिहास का विस्तृत अध्ययन है यहाँ पर। अब कि इसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगी, जिनसे कि आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। वैसे तो यूरोपियन हिस्ट्री में हेज और हेजन की, वो हालांकि इंग्लिश मीडियम की बुक है, हेज और हेजन की बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
लेकिन यहाँ पर यदि हम हिंदी के बुक्स का जिक्र करते हैं तो इसमें देवेंद्र चौहान का यूरोप का इतिहास, जिसमें इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होता, ये 1815 से 1919 तक की है, लेकिन ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक अच्छी बुक है। बालकृष्ण पंजाबी की फ्रांस की राज्य क्रांति में आपको फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में जानकारी मिलेगी। ऋतंभरी देवी की ये जो बुक है, इसमें आपको विश्व का इतिहास जो आपका सिलेबस है उसके काफ़ी चैप्टर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और जैन एवं माथुर की विश्व का जो इतिहास है उसमें आपको 1500 से लेकर 1950 तक का संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा और इसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बुक्स आप अगर आपको कोई और बुक देखते हैं अच्छी लगती है तो उससे भी आप अपना अध्ययन कार्य कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बुक्स जो हैं वो आगे चलकर कंपटीशन में आपकी सहायक बनेगी। थैंक यू।